हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान के दूसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर। दूसरे अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। दूसरा प्रश्न, सहमांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है सहमांगी एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ विषमांगी मिश्रण। तो सहमांगी मिश्रण का संगठन एक समान होता है और विषमांगी का संगठन असमान होता है, मतलब अलग अलग तरह का होता है। दूसरा, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर आदि, इस तरह से। और विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में पृथक्करण सीमाएं होती है, जैसे उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू और रेत तथा नमक आदि। तीसरा, समांगी मिश्रण की तरफ, इसमें अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। विषमांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। अब थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है उदाहरण के साथ समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो अभी पढ़ चुके हैं हम ये। अगला प्रश्न है विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तरफ हम विलयन लेंगे, दूसरी तरफ निलंबन और तीसरी तरफ कोलाइडी कण लेंगे। तो सबसे पहले विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन की बात करेंगे, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। निलंबन की बात करें तो विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 100 नैनोमीटर से भी बड़े, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और बात करें कोलाइड की, इसमें विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बात करें विलयन की, इसे फिल्टर पेपर से भी गुजर जाता है और जो निलंबन है वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते, और जो कोलाइड है यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। अब बात करेंगे हम विलयन की। विलयन स्थायी होता है, इसके विलय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। निलंबन अस्थायी होता है, इसके कण कुछ समय बाद तली में जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब बात करें कोलाइड की, यह स्थायी विलयन है, इसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि का द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम विलयन की। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। जबकि हम बात करेंगे किसकी, निलंबन की, तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। और बात करेंगे हम कोलाइड की, तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। तीसरा प्रश्न, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो इसका उत्तर होगा, विलय का द्रव्यमान 36 ग्राम है, विलायक मतलब जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान मतलब 36 प्लस 100 136 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, मतलब 36 बटे 136 गुणा 100, मतलब 26.4% क्या होगी इसकी संतृप्तता होगी। आगे थोड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है फिर से, पेट्रोल और मिट्टी का तेल मतलब कैरोसिन जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक का अंतर होता है तब इनके मिश्रणों को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी कार्यविधि मतलब प्रोसीजर इस प्रकार से है। मिश्रण मतलब पेट्रोल और मिट्टी का तेल का आसवन एक फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं, उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। इस तरह से धीरे धीरे पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है।
तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। सावधानी वाली बात यह है कि पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आसानी से आग लग सकती है, इसलिए इसे गर्म करने के लिए आप ऐसी चीज़ का उपयोग करें जिससे कि आग न लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम कौन कौन से हैं। जैसे दही से मक्खन करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं, समुद्री जल से नमक दूर करने के लिए वाष्पीकरण, नमक से कपूर के लिए ऊर्ध्वपातन, ये 3 विधियां हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो इसका उत्तर है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अब कुछ और बड़े प्रश्न आते हैं। अगला पहला प्रश्न है, निम्न को रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। जैसे पेड़ को काटना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर भाप बनना, भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, तो ये क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये एक तरीके से जल में साधारण नमक घुलना भौतिक परिवर्तन होता है। फलों से सलाद बनाना तथा ककड़ी और कागज़ का जलना, ये सब क्या है, फलों से सलाद बनाना और लकड़ी तथा कागज़ जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन में, हाँ ये डबल है, देखो फलों से सलाद बना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी और कागज़ जलना ये रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। जैसे शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, तांबा, सोना, चीनी, नमक, आश्वित जल, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि। और मिश्रण क्या है, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा आदि, ये सब मिश्रण है। ठीक है। अब कुछ बड़े प्रश्न और हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन का उपयोग करेंगे। सी, विद्युत के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन से पृथक करने के लिए छानने का, ठीक, निस्पंदन या छानने की विधि द्वारा। डी, दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण की सेपरेशन फनल के द्वारा कर सकते हैं इसको। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए छानने का, जैसे चाय बनाने के लिए चाय को छानते हैं तो छानने की विधि द्वारा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए इसमें भी फटकन या विनोइंग विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए भरण या फिटकरी आदि इसमें डाल देंगे, जिसकी वजह से ये कण भारी होकर पैने में बैठ जाते हैं। और छठा, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने की जो विधि होती है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा इन रंगों को अलग किया जाता है। प्रश्न दूसरा, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो चाय बनाने में आप क्या क्या करते हैं उस विधि को आपको लिखना है। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी मतलब विलायक के रूप में लीजिए, इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में एक अघुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। अब एक छलनी से इसे छानिए। आपको चाय मतलब घुले तथा चाय की पत्तियां छलनी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़ों का प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में घुले पदार्थ की मात्रा जो
संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो ये तालिका है, जैसे इसमें पोटेशियम नाइट्रेट विलेय पदार्थ है तो 21 ये इसकी प्रतिशत घुलनशीलता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से पढ़ें। देखो 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा 62 ग्राम है। इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर KNO3 की मात्रा 62/100 गुणा 50 मतलब 31 ग्राम होगी। दूसरा, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस KNO3 का क्रिस्टल प्राप्त हुआ, KNO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सी, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। चौथा प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन क्या होता है? ये जब किसी दिए हुए ताप पर किसी विलयन की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। तीसरा है कोलाइड विलयन वे हैं जिनके विलय के कणों का आकार विलयन में से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इनके विलय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जैसे दूध, रक्त, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। आगे बात करेंगे निलंबन सस्पेंशन की। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर तथा पानी में चूना, पत्थर इत्यादि। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करके सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी चाय इनको अलग अलग करो। तो सर इसमें पहले समांगी मिश्रण लेते हैं। सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी चाय, और विषमांगी मिश्रण में लकड़ी, मिट्टी इत्यादि। छठा प्रश्न, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है? तो इसका उत्तर है, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं दिया हुआ रंगीन शुद्ध द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध है? जैसे बर्फ शुद्ध है, दूध अशुद्ध है, लोहा शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको एक तरफ लिखा गया है। बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, और अशुद्ध पदार्थों के अंदर बचे हुए शेष अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे दूध वगैरह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। जैसे मिट्टी एक विलयन है, ठीक है, और समुद्री जल विलयन है, वायु विलयन है, ठीक है, कोयला विलयन नहीं है, सोडा भी एक विलयन है। किस किस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और पानी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बाकी सारे सब विलयन है। मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण इसमें समुद्री जल और सोडा जल ये दो तरह के मिश्रण होंगे। ठीक है, मिश्रण की खासियत ये होती है कि दोनों समांगी होते हैं, मतलब एक ही तरह के पदार्थ जब घुलकर बनते हैं तो वो मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो इसका उत्तर दूध स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम तत्व, मिट्टी ये एक मिश्रण है, चीनी घोल मिश्रण है, चांदी तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक है, टिन तत्व है, सिलिकॉन तत्व है, कोयला भी एक यौगिक है। ठीक है, वायु मिश्रण है, साबुन यौगिक है, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी यौगिक है, और रक्त एक मिश्रण है। इस प्रकार से
ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन रासायनिक है? जैसे पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बांट सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म होते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।